क्वेश्चन है, श्रीमान ने अपने 3 लाख के सेवानिवृत्त को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% ब्याज की दर से जमा किए। यदि उनके मासिक ब्याज से प्राप्त आय 2,000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में जमा की गई राशियों में कितना अंतर होगा। देखिए कह रहा है कि श्रीमान ने 3 लाख रुपये अपने सेवानिवृत्त से कुछ रुपए डाकघर में जमा किए और कुछ रुपए बैंक में जमा किए, वो भी 10% ब्याज पे जमा किए। कि 10% इनको ब्याज मिलेगा, पैसा जितना जमा किए हैं उसका हर महीना जो है इनको यहाँ पे लिखा है कि 10% 6% दर से ब्याज जमा किया। यदि उनके मासिक ब्याज से प्राप्त आय महीने में इतना मिलेगा। यदि मासिक से ब्याज से प्राप्त आय है ना, मासिक यदि उसको 2,000 रुपये मिल रहा हो तो कह रहा है कि तो डाकघर और बैंक में जमा की गई राशि में कितना अंतर था। तो कह रहा है कि डाकघर और बैंक में जमा की गई राशि में कितना अंतर था। तो देखिए 2,000 रुपये मासिक था तो हमने मल्टीप्लाई 12 कर दिया तो कितना हो गया, वार्षिक हो गया। वार्षिक हमने इसलिए किया क्योंकि टोटल 10% किस में था, ये वार्षिक में था, इसलिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 हो गया। 24,000 कहाँ से, तो टोटल 3 लाख से गुणे 100 कर दिया तो हमारा परसेंटेज कितना आ गया, 8% हमको आ गया। कुल हमको 8% हमको लाभ इसका मिलेगा। लाभ के ही या ब्याज की वो बात एक ही, चक्रवृद्धि ब्याज 10% ब्याज पे है ना। तो पहले परसेंट का 10% 6% दिया था और 8% कुल आया, इसे माइनस के 2:1 1:1 आया। कह रहा है बैंक में जमा की गई राशि, डाकघर और बैंक में जमा की गई राशि का अंतर कितना, तो 1 - 1 अंतर क्या होगा, 0 होगा। ये लिखा है कि ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो राशि का मूल्य क्या था। देखिए एक व्यक्ति जो कुछ पैसे उधार लेता है और हमको यही निकालना है, कुछ पैसे उधार लेता है हमको यही निकालना है। वह कहता है कि हम प्रथम वर्ष के, और वह क्या करता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में इतने रुपये वापस कर देता है और दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपये वापस दे देता है। तो हमको निकालना है कि तो उस राशि का मूल्य क्या होगा। और हमको चक्रवृद्धि ब्याज है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज है। हमें देखिए मानना कि वह मूल्य राशि क्या है, एक से राशि मालूम है तो इस पर क्या लगेगा कि 5% पर टैक्स लगेगा, 5% पर ब्याज लगेगा तो 105 होगा, 105% होगा, 105% होगा, परसेंटेज को हटा देंगे तो कितना होगा, 100 होगा। फिर क्या क्या कि पहले वर्ष के अंत में इतने रुपये वापस कर दिया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। फिर जो बचेगा उस पर देखिए 105% लगेगा, 5% लगेगा टैक्स 5% ब्याज लगेगा। ब्याज मैंने बताया आपको एक तरीके से लाभ या प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि व्यक्ति को प्रॉफिट ही होता है, इसलिए हमने 105 कर दिया है ना। और उसके बाद क्या किया कि अंततः फाइनली वह इतने रुपये वापस कर दिया, तो बराबर हमने लिख दिया 4,410। देखिए यहाँ लिखा भी है पहले वर्ष के अंत में इतना दिए, फिर जो बचेगा उस पर लगेगा, बराबर इतने लिख दिया हमने। इसको हल कैसे करेंगे, ये देखिए ये जो लिखा था हमने इसको उस साइड भेज दिया और है ना, इसको हल कर लेंगे तो प्लस में भेज देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2,60,200 रुपये की राशि को राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की गई कि राम को 4 वर्षों में वही राशि प्राप्त होगी। कहने का मतलब मिश्रधन प्राप्त होगी, बात कर रहा आगे। तो राम को 4 वर्षों में वही राशि प्राप्त होगी जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। तो इस पर 4% ब्याज दर से यदि इसमें कह रहा कि 4% ब्याज वार्षिक से संयोजित हो रहा है तो राम का हिस्सा क्या होगा। देखिए इसमें अब थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इसमें देखिए मिश्रधन क्या है, समान है ना, मिश्रण समान है, मिश्रण कहाँ समान, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है राम को 4 वर्षों में वही राशि प्राप्त होगी जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। कि राम का 4 वर्षों में प्राप्त धन श्याम को 6 वर्षों में बराबर है, मिश्रधन बराबर है। और इसमें आप ये याद रखिएगा जिसका समय कम है उसको धन ज़्यादा मिलेगा, जिसका समय कम है उसको धन ज़्यादा मिलेगा और जिसका समय ज़्यादा है उसको धन कम मिलेगा, उल्टा वाली बात। समय अगर ज़्यादा है तो धन आपको कम मिलेगा। अब जैसे जो सरकारी नौकरी करते हैं, देखिए समय कम देते हैं, समय कम 8 ही घंटे देते हैं और पैसा ज़्यादा कमाते हैं, तो बात वही आ गया, समय कम है धन ज़्यादा। और लेबर आदमी ज़्यादा समय लगाता है
ज़्यादा समय लगाता है तो कम धन मिलेगा, है ना भाई। देखिए 4 वर्ष में राम वही प्राप्त करेगा जो 6 वर्ष में श्याम प्राप्त करेगा। 4% ब्याज देते मतलब 1/25। 4% मान क्या होता है, 4/100 मतलब 1/25, है ना। कह रहा है मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर है मतलब A/P, जैसे जीनियस @AP मतलब कि A/P, है ना। तो 25 से 1 लाभ होगा तो कितना होगा, 26/25। तो वही हमने कर दिया राम गुणे ये। इसका थोड़ा फर्स्ट मेथड जान लीजिए, उसके मैं सेकंड मेथड को बताऊंगा। राम को 26/25 कितना था वर्ष, तो 4 लगा दिया, बराबर श्याम को 26/25 6 था इसलिए 6 लिख दिया। इसको हल कर लेंगे, राम को नीचे श्याम के भेज देंगे, 6 नीचे 4 भेज देंगे, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका सॉल्व मेथड देखिए, हमारा 1/25 आया था, 26/25 होगा। जो इनके आयु में अंतर होगा वही इनके पावर लगा देंगे, तो 6 से 4 जाएगा, 2 अंतर, 2 लगा दिया। इसका स्क्वायर कर देंगे, 26 के 676, 25 का 625। इसको हलिया लेंगे तो टोटल बराबर दिया था 2,60,000। तो बराबर एक का मान 200 आ गया। क्या पूछा था, राम का हिस्सा क्या था, तो राम का हिस्सा क्या था, है ना। देखिए अब वो बात यहाँ पे काम आएगी कि जिसका समय कम होगा, जिसका समय कम होगा उसको धन ज़्यादा मिलेगा, है ना, और जिसका समय ज़्यादा होगा उसको धन कम मिलेगा। हमको निकालना क्या है, तो राम का हिस्सा क्या था, हमने राम का हिस्सा पूछ रहा है, तो राम का हिस्सा हमने देखा कि समय क्या है, समय इसका कम है। इस समय 6 से ये 6 या 4 है, तो राम का समय कम है तो इसको धन ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि 676। राम की हमने देखा राम का क्या है, 4 वर्ष है ना, तो 4 वर्ष है तो अगले से क्या है, समय कम है तो धन ज़्यादा मिलेगा, मतलब 676 बराबर निकाल लेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर है 2 सही 1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर वर्ष के अंत में गणना करते हुए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये मिलते हैं, तो वह राशि क्या है। देखिए हमको समय दिया हुआ है 2 से 1/3 वर्ष, रेट दिया हुआ 10% दिया है ना, रेट परसेंट वार्षिक है दिया है, और वर्ष के अंत में गणना करते हुए मतलब ये वर्ष और क्या लिखा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष के अंत में, मतलब एक ही साल की बात करें, वर्ष के अंत में गणना करते हुए निश्चित राशि पर, मतलब एक राशि हमको निकालना है, उस पर जो ब्याज मुख्य कितना मिलता है, इतना मिलता है, तो हमको क्या करना है, राशि निकालना है। अब हमको आप ये जानते हैं कि जो हमको संख्यात्मक मान दिया होता है हम उसके बराबर परसेंटेज मान रखते हैं, तो इसके बराबर क्या रखेंगे। तो देखिए जब भी हमको राशि निकालना हो, है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए चक्रवृद्धि की बात यहाँ पे चल चुकी है, तो यहाँ पे अब देखिए 2 से 1/3 लिखा है, मतलब कि 2 वर्ष तो कंप्लीट, 2 से 1/3 मतलब क्या, 2 वर्ष कंप्लीट और तीसरे वर्ष का 1/3, मतलब कंपाउंडिंग हम 3 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, या को 3 कंपाउंडिंग कहते हैं, 3 बार या 3 कंपाउंडिंग बात एक ही है, ठीक है। अब 10% का मान कितना था, तो 1/10 होगा, 10% का मान कितना होगा, 1/10 होगा, है ना। अब चूँकि हमने देखा कंपाउंडिंग को 3 बार करना है, तो इसलिए हमने से क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, है ना, क्यूब कर दिया तो कितना आया, तो 10% था। देखिए मतलब 10% का मतलब क्या है, 10% वार्षिक दर की ब्याज है, 10% मतलब 1/10 मतलब 10 रुपये पे हमको 1 रुपये ब्याज मिलेगा, है ना, मतलब कि हमने 10 रुपये मूलधन माना। तो चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि 2 से 1/3 वर्ष के लिए निकालना है, इसलिए हमने इसका क्यूब कर दिया, तो कितना आ गया, 1000 आ गया। और ये गुणे हमने 3 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमको 1/3 निकालना था, ये वाला 1/3 जो आखिरी में निकालना था, इसलिए हमने इसका 1/3 कर दिया। चूँकि देखिए हम तीसरे वर्ष में देखिए 1/3 करते, तो 3 से यहाँ, इसलिए इसको 3 से बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो 3000 हो गया। अब 3000 का हमने 1/10, 10% का मतलब क्या, 1/10 निकाला था ना, इसका हमने 1/10 3 बार निकाल लेंगे, है ना, 3 निकाल लेंगे इसका हम, ये आ रहा है, ये आ गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे टोटल हम, तो कितना आएगा, 751। इसका मान देखिए दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज 1201। हमको क्या निकालना था, राशि जो मूलधन, हमने राशि मूलधन माना क्या था 3000, तो 3000 करके हम निकाल लिया, हमारे आंसर आ गया। थोड़ा पढ़ लें यहाँ क्या लिखा है, यहाँ से पता चला कि 3 वर्ष का निकालना है कंपाउंडिंग, इसलिए क्यूब किया। अगर 2 सही 1/4 होता तब भी 3 वर्ष तक का ही निकालते। ये 3 से गुणा आसानी से करने के लिए किया गया है, चूँकि हर में 3 था इसके लिए अंश में 3 से गुणा किया गया है। हम क्यूब या स्क्वायर
ये कहाँ की बात हो रही है? अच्छा, यहाँ पे बात हो रही। हम क्यूब स्क्वायर धनराशि प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर यहीं पे देखिए 2 सही 1/2 होता, नहीं 1 सही 1/2 होता मतलब 1 वर्ष पूरा, अगर 1 सही 1/2 होता, 1 वर्ष पूरा और दूसरे वर्ष का 1/2 है ना। 1 सही 1/2 मतलब 1 वर्ष पूरा और दूसरे वर्ष का आधा। तो हम 2 बार कंपाउंडिंग करते हैं, मतलब 2 बार हम स्क्वायर करते हैं। ये क्या लिखा है? 12,000 रुपये की राशि पर 2 सही 5/8 वर्ष के लिए 12,000 रुपये की राशि पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए 12 की राशि दिया है, 2 सही 5/8 वर्ष मतलब 2 वर्ष कंप्लीट और तीसरे वर्ष का 5/8 हमको निकालना है ना। मतलब कि हमको 3 कंपाउंडिंग करना है। पहली बात 1 2 3 हो गया। 8% वार्षिक दिया है, वार्षिक दिया है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ फिर पता नहीं क्यों बोल रहा है जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया गया हो। अरे यार तुमने वार्षिक लिखा है, तुम समझ गए। इसको क्वेश्चन ना देता तभी हम हल कर लेते है ना। जब ब्याज को वार्षिक चक्रवृद्धि किया था तो इसका हमने 8% निकालना हो 60 आया, फिर इसका 8% निकाला तो ये। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से हमने देखा निकाला, इसका कितना है ब्याज आया 960 रुपये आया। फिर इसका निकाला तो ये अब ये इसके लिए ये मूलधन का काम करेगा तो ये मूलधन मिलेगा, प्लस ब्याज से ब्याज मिलेगा, तो ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। फिर तीसरी वर्ष की बात देखिए आई, या तो आप देखिए 5/8 है, या तो आप 8% तरह इसी तरह सबका निकाल कर ही है ना 5/8 करिए, या इससे सुटेबल है कि आप रेट को जो दर दिया है इसी का 5/8 कर दीजिए। तो इससे जो है आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, आप इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। तो 8% दिया था, हमने इसका 5/8 गुणे कर दिया तो 8 से 8 कैंसिल के 5% आ गया। तो 12,000 का 5% निकाल कितना आया? 600 आया। अब जो 5% निकाल रहा है इसको अब सबका निकालेंगे, है ना। 960 का 5% निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसको टोटल जोड़ दीजिएगा तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें दर चेंज किया है, इस दर से शुरू से सबका 5% पुनः सभी का निकालो, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बेचा। वस्तु ए को 40% लाभ पर, वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा। मतलब एक वस्तु जो है 2 वस्तुओं को बेचा है और एक को जो है 40% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा है। संपूर्ण लेन देन में उसे 18 रुपये का लाभ हुआ। वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 140 रुपये कम है, तो बी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 2 वस्तु को बेचा है, पहली वस्तु पे 40% का लाभ है, दूसरी वस्तु पे क्या 20% हानि पर बेचा हुआ है। और कह रहा है कि यदि ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 140 रुपये कम है। देखिए जिसकी बात कर रहा है वो हमेशा आगे रहता है। ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से, ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से, मतलब जिसकी बात कर रहा है, जो कर रहा है ये कम है ज़्यादा है, 140 रुपये कम है, किसकी बात कर रहा है? ये जो आगे होता है उसी की बात करता है। यदि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य 140 रुपये कम है, ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से, जिसका कहता है से उसको हम x या 100 मानते हैं, हमने इसका x मान लिया, है ना। अब जो कि 140 कम है तो हमने x मान लिया, कुछ वैल्यू रहा होगा, सबसे अच्छा x मान लो, फिर 140 रुपये कम कर दिया, ठीक है। तो आगे क्या कर रहा है? तो हमको बी का क्रय मूल्य निकालना है ना। तो यहाँ से देख लिया अगर हम, अब जैसे कोई भी वस्तु देखिए 20 का ख़रीदा और 20 का लाभ हुआ और 20 कमाया, 12 गंवाया, मतलब कितना हुआ? 8 का लाभ हुआ। ये क्यों मैंने रफली के लिए समझाया आपको, ठीक है। तो ये देखिए x 40 पे कितना हुआ है? 40% का लाभ हुआ तो इसे गुणे 40% कर दिया, माइनस कर देंगे। इसका जो 18 रुपये का लाभ हुआ है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, वही किया हमने, माइनस कर दिया। वो साइन माइनस नहीं किया हमने, माइनस कर दिया इसीलिए क्योंकि हानि हुआ है, क्योंकि हमको लाभ दिया था तो इसे माइनस लगा दिया। बड़े छोटे को माइनस कर देंगे तो -20x इंटू 20 से बराबर 18 रुपये। यहाँ से हम उसको हल कर लेंगे तो हमको x का मान कितना आएगा? 370। देखिए उसका सॉल्व मेथड बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए ये 140, ए का मूल्य 140 रुपये कम था 20 से,
तो अगर हम इसको 140 रुपये दे दें तो बी के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यही बात कर रहा है। तो चलिए हम इसको दे देते हैं। देखिए हम इसको जो है 140 रुपये को, मतलब इसको एक माइनस 140 से कम था तो हमने इसको 140 रुपये दे दिया, तो कितना ज़्यादा होगा, तो 140 का 40% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 56 रुपये ज़्यादा होगा, है ना। 56 रुपये ज़्यादा मतलब तो 56 रुपये का लाभ होगा। अगर हम 140 पे दे दें इसको तो जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 140 का हमने 40% निकाले, कितना आया, 56 रुपये आया मतलब। और लाभ कितने हो रहा था, लेन देन पूरे 18 रुपये का लाभ हो रहा था, तो कुल लाभ कितना होगा, 74। चूँकि अब इसका मान इसके बराबर हो गया, इसलिए 20% बराबर कितना आ गया, 74, है ना। हम तो हमने 100% करके निकाल लेंगे तो 74 गुणे 100/20 तो कितना आ गया, 370। जो हमने यहाँ पे लिखा भी है, ये 140 रुपये कम था बी से, तो अगर ए को 140 रुपये बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दें तो दोनों का मान समान हो जाएगा। आइए थोड़ा काउंटर समझ लें। अगर कंपेरेटिव नंबर बोल तो ये 4000 6000 इसकी बात कर रहे हैं। अगर कंपेरेटिव नंबर या परसेंटेज वैल्यू इसमें ये वाला, है ना, हाँ, अगर कंपेरेटिव नंबर या परसेंटेज वैल्यू कोई भी एक सेम है तो उनको अलग अलग ना कैलकुलेट करके, मतलब अलग अलग ना मल्टीप्लाई मतलब कैलकुलेशन कर ना अलग अलग ना कैलकुलेशन कर साथ में जोड़कर परसेंटेज निकालेंगे तो वही मान आएगा, अर्थात आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे हमने 4000 का 10% निकाला तो 400 आया, और 4000 का 12% निकाला तो कितना, 480 आया। अब इसको अगर टोटल हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 0 8 4 4 880 आया। ये देखिए अलग अलग निकाला, लेकिन इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए कंपेरेटिव नंबर सेम है। तो चाहे कंपेरेटिव नंबर सेम हो या रेट सेम हो, देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए रेट सेम है लेकिन कंपेरेटिव नंबर अलग है ना, तब भी देखिए मान वही आएगा। तब यहाँ समझा रहे थे आपको हम कि देखिए इसका अलग निकाला तो टोटल कितना आया, जोड़ा तो 880 आया। अभी हम इसको जोड़ लें, 4 4 800 हो गया, है ना। 4 कितना आ गया, 8000 हमारा हो गया। इसको नहीं बे 4000 ये था, 4000 का 12 10 22% निकाल लें। 4000 का 22%, 4000 का देखिए टोटल अगर निकाल लें, जो अलग अलग है, जो अलग अलग है उसको जोड़ दें अगर हम, है ना, तो 12 10 कितना हो जाएगा, 2200। जो अलग अलग है उसी को तो जोड़ेंगे। तो 4000 का 22% निकालेंगे तो देखिए 880 आएगा, और वैसे भी निकाल दो भी देखिए 880 आया था, है ना। अगर अंतर की बात देख लें, इसमें हम अंतर देख लें, 10 से 12 में कितना अंतर, 2% का अंतर है। तो 4000 का 2% निकालेंगे तो देखिए 80 का है, तो इसके में अंतर देखिए कितना आ रहा है, 80 का आ रहा है। आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए कंपेरेटिव नंबर अलग अलग है लेकिन परसेंटेज वैल्यू क्या है, सेम है, परसेंटेज वैल्यू सेम है। तो 4 का 10 में निकाला 400 आया, 8000 का 10 में निकाला 800, टोटल जोड़ा कितना है, 1200 आ गया। तो इसमें अलग अलग क्या है, अच्छा ये अलग है। तो 8 4 1200 का हमने 10% निकाल लेंगे तब भी देखिए 1200 है। जो अलग अलग होता है उसी को जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए दर सेम था तो इसको जोड़ने के मतलब नहीं, जोड़ इसको क्योंकि ये अलग है, तो इसको अगर 7 करके निकालने 10% निकालेंगे तो उतना ही मान आएगा। अगर इनके अंतर का देख लिए हम, 4000 से 8 कितना अंतर है, 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। और इसमें अगर अंतर देख लें संख्याओं में तो 400 में भी अंतर 400 आएगा, है ना। कहने का मतलब यही हमारा है। जी क्या है, एक व्यापारी एक प्रकार के चीनी को 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है, एवं दूसरे प्रकार की चीनी को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की बेचने से उसे 20% का लाभ होता है। इन दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे कितने परसेंटेज का लाभ होगा। देखिए हम जनरली यही कहते हैं कि लाभ या हानि करने के बाद हम बराबर जो बेचते हैं उसके बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, 24 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेचने से 4% की हानि हो रही थी, इसलिए 96% बराबर कर लिख दिए 24 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 100% कर, क्योंकि CP हमने CP 100 माना था, 100% कितना आ गया, CP 25 आ गया। क्योंकि CP हमने 100 माना था इसलिए CP का मान कितना आ गया, 25 आ गया। आगे क्या कर रहा था, 30 रुपये प्रति किलो बेचने से 20% का लाभ हो रहा था, तो 120 और कितना 100 बराबर निकाल लेंगे। 100 ने CP माना था, 100 का मान कितना आ गया, मतलब ये प्रति किलोग्राम का था, 1 किलो मतलब टोटल ये कितना हो गया, CP 50 किलो हो गया, 50 किलो हो गया, ये 2 किलो चीनी का मान, तो 1 किलो चीनी का मान कितना हो गया, 25, मतलब CP का मान 25 आ गया। यहाँ पे बेच कितने का रहा, 25 का,
25 खरीदा, 32 की बेचा, कितना का लाभ हुआ 7। कहाँ से 25 से गुणे 100, तो कितना लाभ हमको 28% आ गया। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं मतलब कुछ वस्तुएं और पी रुपये, कुछ वस्तुएं और कुछ रुपये, मतलब एक तरीके से समझे तो हम एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए मतलब कि एक व्यक्ति यहाँ देख क्या मैटर लिखा है। एक व्यक्ति मतलब P रुपये में एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है ना। अच्छा, P रुपये प्रति दर्जन, मतलब P रुपये में प्रति दर्जन मतलब कि 12, मतलब P रुपये में 12 वस्तुएं खरीद, एक दर्जन मतलब क्या 12 खरीदता है, और P/8 रुपये प्रति वस्तु मतलब एक से बेचता है, मतलब SP। तो हमको क्या निकालना है, उसका लाभ परसेंट निकालना है। तो देखिए हम ऐसा वैल्यू P/8 लिखा है, इसमें ऐसा मानेंगे कि ये P/1/8 कैंसिल हो जाए, तो हमने इसको 8 ही मान लिया। 8 मानेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 12 P जगह पे 8 हो जाएगा। 8 कर दिया, यहाँ पे P जगह पे 8 लिखेंगे तो कितना मान आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिया था। क्योंकि देखिए हमको क्या निकालना है, उसको लाभ परसेंटेज। देखिए लाभ हम तभी निकाल पाएंगे जब हम जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी वस्तु बेचेंगे, तभी हमको लाभ होगा। तो हमने 12 वस्तु खरीदी थी, तो हम 12 ही वस्तु बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। तो इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई इधर किया, तो 12 से मल्टीप्लाई हमको इधर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा काम बन गया। 8 रुपये में 8 का खरीदा, 8 रुपये में खरीदा और 12 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 4 से। कहाँ से हुआ 8 से, गुणे 100 कर दिया, तो कितना आ गया 50% लाभ आ गया हमारा। देखिए एक व्यक्ति 5,000 रुपये पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है और 1/2 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करते हुए उनका अंतर कितना होगा। तो इसमें देखिए कि निकालना क्या, देखिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए हमको क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वार्षिक पे और अर्धवार्षिक या छमाही पे निकालना है। इन दोनों को हमको अंतर निकालना तो आ जाएगा। देखिए 5,000 रुपये दिए हैं और 4% वार्षिक दिया है, और 1/2 मतलब एक कंप्लीट और दूसरी वर्ष का क्या आधा। तो आइए पहले से समझ लेते हैं, आज आपको सब समझ आएगा। छमाही, तिमाही, चौमाही, 8 माही या 10 माही जितने भी कहेगा, हम ये देखेंगे कि एक साल में कितनी बार होगा। हम देखेंगे कि एक साल में कितनी बार करेंगे। अब जैसे आपको पता है, जैसे अब आ गया अर्धवार्षिक या छमाही। अगर आपको नहीं पता, मान लो कि छमाही एक साल में कितनी बार होंगी, वैसे हम जानते हैं कि एक साल में छमाही 2 बार होंगी, 1.5 वर्ष में छमाही 3 बार होंगी। जैसे आप आपसे पूछे तिमाही एक साल में कितनी होंगी, आपको नहीं पता। छमाही, चौमाही, 8 माही ये कितनी एक साल में होंगी, तो 12 से भाग कर आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको छमाही चेक करना है कि इस साल कितनी होगी, तो 12 से भाग कर दो। छमाही कहेगा तो 6 से भाग कर दो, तिमाही कहेगा तो 12 में 3 से भाग कर दो, चौमाही कहेगा तो 12 में 4 से भाग कर दो, 8 माही कहेगा तो 12 में 8 से भाग कर दो। तो हमको ये पता चल जाएगा कि हर 1.5 वर्ष पे, हर 1.5 महीने पे हो जाएगा। अब जैसे तिमाही था, अब जैसे हमको मान लो यहाँ पे ब्याज की दर जो है छमाही के आधार पर करना होता, तिमाही पे आधार पे। तो हम तो जानते हैं कि 3 चौको 12 कि 4 बार कंपाउंडिंग करना है। ये जो आता है ये उतनी बार करना है हमको कंपाउंडिंग, है ना। ये जो मान आता है ये किसका आता है, ये कंपाउंडिंग का मान आता है कि हमको 4 बार करना है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे तिमाही पूछ रहा है, तो 12 से भाग किया 3 में, कितने में आया 4 आया। मीन्स देखिए हमको 4 बार कंपाउंडिंग करना है, ठीक है। तो वही इसको देखो इसमें समझ लिए हम। देखिए अब जैसे आपको समझा दें, जैसे चौमाही है, हमने मान लो चौमाही निकालना है, ठीक है। तो जो रेट है, रेट जैसे कहेगा चौमाही निकालना है हमको ना, जैसे क्या कहा कि चौमाही निकालना है, तो पहले तो हम 12 से भाग, हमको पता कि चौमाही एक साल कितने बार होंगी, 3 बार होंगी, है ना, 3 बार होंगी। तो जो 3 आएगा उसको हम दर में भाग कर देंगे और समय में गुणा। ये बात यहाँ पर फॉलो हुई, आज हमको पूरी बात पता चला कि जैसे तिमाही होता तो 1 वर्ष में तिमाही कितनी बार होती हैं, 1 वर्ष में तिमाही होती हैं 4 बार। तो जो 4 आया है, देखिए 4 को दर में भाग कर दो और समय में 4 से गुणा कर दो, तो ये
तो ये से तो पता ये इसका तो मान निकल लगा। इसका मतलब ये है टी गुणे 4, मतलब कि हमको 4 बार कंपाउंडिंग करना है। जैसे यहाँ पे टी इंटू 3 था, मतलब हमको 3 बार कंपाउंडिंग करना है। अब इससे अगर कोई कहता कि 8 माही है, 8 माही है, तो हम दर में जो भाग करते हैं वो हम एक वर्ष में कितनी बार आएगा वो निकाल कर हम दर में अभी भाग करते हैं। जैसे अब 8 माही की बात कर रहा है, तो पहले 12 से 8 हम भाग कर दो, जितना आएगा। जैसे 6 माही था तो 12 में 6 से भाग कर दो, 12 में 6 से भाग कर दो, जो आता वह हम दर में भाग कर देते, समय में गुणा कर देते थे। इसी तरह यहाँ पे 8 माही की बात कर रहा है, तो पहले हम 12 से भाग करेंगे, जो मान आएगा उसी को हम दर में भाग कर देंगे, उसी को दर में गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे तो हमको इसका तो मान निकल आएगा। इसका मतलब कि हमको समय का मतलब हमको 1.5 बार है ना, मतलब हमको 2 बार कंपाउंडिंग करना है। पहले बार पूरा और दूसरे का हमको आधा कंपाउंडिंग करना है। हमको यहीं से टी से पता चलता है कि हम कितने बार कंपाउंडिंग करेंगे। तो देखिए 5,000 का हमने 4% निकाला, पहले हमने क्या रखा, वार्षिक से निकाल लिया हमने, तो 200 आया। फिर 4% निकाला, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका मिल जाएगा तो 8 आएगा, है ना। अब चूँकि 1 सही 1/2 था, तो इसलिए हमने इसका आधा कर दिया, तो कितना आ गया 304। अब इसका 1/2 था, अब यहाँ से भी कर सकते थे, है ना, यहाँ से भी आप कर सकते थे। 4% था, इसका भी 1/2 करते तो कितना आता, 2% आता। तो 5,000 का 2% निकालते तो कितना आता, 100 आता, और 2% इसका निकालते तो कितना आता, 2% इसका निकालते कितना आता, 4 आता। तो 104 आता, और 200 304 तभी आता। आप चल लेते हैं छमाही पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो जो भी कहेगा छमाही, अठमाही, बमाही, 12 से पहले 12 ऊपर रखो, मतलब 12 में भाग करेंगे उतना, जितना कहेंगे छमाही, तिमाही, चौमाही। 12 में भाग करने के बाद जो आता है उसको हम रेट में भाग कर देते हैं, समय में गुणा कर देते हैं। समय से हमको पता चलता है कितनी बार कंपाउंड करना है। तो छमाही की बात हो रही थी, 12 में 2 से भाग के, छमाही मतलब 6 से भाग के, 6 से भाग के कितना है, 2 आया, 2 आया। तो रेट में हमने 2 से भाग कर दिया। रेट यहाँ पे रेट कितना था, रेट यहाँ पे 4% था, 4 में 2 से भाग के कितना 2% आ गया, है ना, और 2 में हम गुणा कर देंगे हम। और हाँ, मेन बात तो ये, जैसे छमाही था, टी जो मान ये आ जाता है, टी जो मान आ गया, टी का जो मान आ गया, ये जो टी का जो क्वेश्चन दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा। हमने आपको ये नहीं बताया था। जिसे हमने चलो छमाही निकाला कि कितना आया, मैंने बताया था 12 6 का भाग के 2 आया, तो 2 को दर में भाग करेंगे, समय को गुणा करेंगे, तो दर तो यहाँ से निकल आएगा। दर 4% थी, तो 4 से 2 का भाग करके 2% आ गया। अब समय के बाद फर्स्ट था टी इंटू टी। टी का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 सही 1/2, मतलब 2 कम 2 3/2, तो 3/2 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 3। तो अब यहाँ से हमको देखिए पता चला कि 3 बार कंपाउंडिंग करनी है, वरना हम तो जानते ही हैं कि कितना ये छमाही है और ये कितना 1.5 वर्ष है। तो छमाही में हम जानते हैं कि छमाही 1.5 वर्ष कितनी बार था, 3 बार आता, वैसे में निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमको कंपाउंड पता चल गया, तो हमने इसका 3 बार निकाल लिया, तो कितना आया, कैंसिल कर दिया, हम हमको अंतर आ गया 2.04। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है और प्रत्येक वस्तु पर 20% के लाभ का दावा करता है, जबकि लाभ की गणना एक वस्तु के क्रय मूल्य पर और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। यदि उसके लाभों का अंतर 24 रुपये हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी ऊपर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है, जब कोई 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब कि SP बराबर SP, तो जो समान है उसको नहीं, जो असमान है हम उसको बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर समान मूल्य बेचता है मतलब कि SP समान है, तो हम CP को 100 मानेंगे। अगर यहाँ पे कहता है समान मूल्य पर खरीदता है, तो हम SP 100 मानते हैं, मतलब हम उल्टा मानेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, समान मूल्य पर बेचता है मतलब SP समान है, SP समान है तो हम CP मानेंगे, CP कितना मान लिया, 100 मान लिया। और कहता है कि प्रत्येक वस्तु 20% का लाभ का दावा करता है, और लाभ की गणना जो है मतलब एक वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। तो एक वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ की गणना 20 लाभ प्रॉफिट से 20%, क्रय एक की वस्तु पर क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, तो क्रय मूल्य पर 20% लाभ कितना हुआ, 120 का बेचेंगे। और क्या कह रहा है
एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, मतलब वही कह रहा है 20%, प्रत्येक वस्तु 20%। एक वस्तु के विक्रय मूल्य 20% लाभ करता है तो 120 का 20% निकाले कितना आया, 24 आया, लाभ 24 आया, है ना। तो कह रहा है लाभों का अंतर कितना है, 20-24 के अंतर 4, यहाँ कितने थे 24, तो एक का मान कितना आ गया, 6 आ गया। हमको निकालना क्या था, विक्रय मूल्य कहता है मानना 120 मानना है, 120 वे भी है तो 120 निकाल लिया हमने, कितना है 720 आ गया। कोई व्यक्ति दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है, दोनों वस्तु पर क्रमशः 20% और 30% लाभ का दावा करता है, जबकि लाभ की गणना पहले वस्तु के क्रय मूल्य पर दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है। उनके लाभों का अंतर 96 रुपये, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या क्या होगा। क्या कर रहा है कि समान मूल्य पर बेचता है, मतलब एसपी समान, तो सीपी हमने 100 माना, लाभ देखिए 20% है तो एसपी 120 हो गया। एक के क्रय मूल्य पर लाभ करता है, दूसरे के विक्रय मूल्य पर लाभ करता है तो 120 का हमने, एक के 20 दूसरे पे 30, 20% क्रय मूल्य पर लाभ करता है और 30% विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करता है ना। जो 20% है यहाँ पे कह रहा है कि पहले वस्तु के क्रय मूल्य पर, जो 30% है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पर। तो जो इस क्रय मूल्य पर लाभ की गणना पहली बार किया तो कितना 120 आ गया है, और दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है तो विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर लिया हमने, कितना आ गया 30% आ गया, तो कितना आ गया 36 आ गया। लाभों का अंतर कितना यहाँ पे आ गया 16 आ गया, बराबर यहाँ पे अंतर 96 दिया है ना। अब हमको निकालना क्या कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ जैसे 36 का लाभ हुआ, मतलब कि 120 से माइनस कर देंगे तो तुमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा 84। तो CP1 पता पहले निकाल लेंगे हम, 100 बराबर कितना होगा, 16 बराबर 96, 100 बराबर 96 गुणे 100 बटे 16 जो 800 आ जाएगा। CP2 निकाल लेंगे तो 84 गुणे 96 बटे 16 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 5 4 आएगा। अगर SP निकाल लेंगे 120, क्योंकि समान दोनों का है तो 96 गुणे 120 बटे 16 तो 720 हमारा आ गया। यहाँ पे वही बात लिखा है कि साधारण ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज मिलता है। देखिए पहले वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ करता है, दूसरी वस्तु पर 30% विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करता है, तो इसका मान 1/5 आ गया, मतलब CP 5 है। CP की बात करें तो नीचे CP होगा, SP की बात करें तो नीचे वाला क्या होगा, SP होगा। CP की बात हो रहा है CP 5 हो गया, लाभ 1 का हो रहा था तो बेचे कितने का, 6 का। यहाँ पे 10% क्या, ये SP मान इसलिए SP होगा, 3 का प्रॉफिट होगा तो बेचे 3 का प्रॉफिट होगा, है ना। मतलब 10 का बेचा है, 3 का प्रॉफिट हुआ है तो ख़रीदा कितने का होगा, 7 का होगा। यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ चूँकि तो विक्रय मूल्य समान का कर देंगे, यहाँ पे 6 तो यहाँ से 10 गुणा, यहाँ से कर देंगे 6 का गुणा, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर समय मल्टीप्लाई करना होगा हमको, समय मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे लाभों का अंतर यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया, क्वेश्चन में 6 दिया है, तो ये बराबर 12 हो जाएगा। अब हम क्रय मूल्य 1 बराबर 12 आ गया तो 50 गुणे 12 इसका मान आ जाएगा, इसका 12 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमको। ये क्या लिखा है, कोई व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है और उन्हें बेचकर प्रत्येक वस्तु पर 30% का लाभ का दावा करता है, जबकि लाभ की गणना एक वस्तु के क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य SP पर करता है। यदि लाभों का अंतर 27 रुपये हो तो प्रत्येक वस्तु का CP क्या होगा। देखिए मैंने बताया था आपको, ये इसी तरह ये भी हल कर सकते, लेकिन इसका थोड़ा सॉल्व मेथड, शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि समान मूल्य पर ख़रीदता है, मतलब CP समान है, CP समान है तो हम SP 100 मानेंगे, SP 100 मानेंगे, है ना। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु पर 30%, प्रत्येक वस्तु पर मतलब दोनों वस्तु पर प्रत्येक वस्तु पर 30% लाभ का दावा करता है। लाभ 30 हुआ, बेचा 100 का, लाभ 30 का हुआ, मतलब ख़रीदा कितने का होगा, 70 का। ठीक है, आगे क्या क्या कर रहा है, जबकि लाभ एक वस्तु के CP पर तथा दूसरी वस्तु के SP पर लाभ को प्राप्त करता है। मतलब कह रहा है लाभ की गणना हम एक वस्तु के CP पर करते हैं और दूसरी वस्तु के SP पर करते हैं, SP करते हैं, मतलब कि SP एक वस्तु के क्या करते हैं, लाभ की गणना हम CP पे करते हैं और दूसरी वस्तु के हम CP पे करते हैं, एक बार SP पे करते हैं, है ना। तो हम इस पर एक बार निकाल चुके हैं, एक बार CP पे निकाल लेंगे। 70 का 30 पे निकालने कितना आएगा, 21 आएगा। यहाँ पे लाभ का अंतर कितना है, 30 से 21 जाएगा, 9 का अंतर है, बराबर। यहाँ पे अंतर कितना दिया है, लाभों का अंतर 27 दिया है। CP और SP के लाभों का अंतर कितना, 27, 1 बराबर 3 आ गया। हमको निकालना क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पे क्या है 70 बराबर कितना है, 210 मान आ गया हमारा। देखिए इसको सक्सेसिव प्रोसेस से निकाल सकते हैं। हमने बताया कि जो बराबर नहीं होगा वह मानेंगे 100। यहाँ पे क्या था, सामान जो मूल्य में ख़रीदता है, मतलब कि SP 100 मान लिया, है ना। 30% का
कर देंगे, यहाँ पे क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम, है ना। 30 प्रत्येक वस्तु पर 30% लाभ का दावा करता है, तो 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 पे हम फिर 30% निकाल लिए तो कितना आएगा, 21 आएगा। जब आगे एसपीओ के पीछे सीपीओ तो मामला उल्टा होगा। 100 से 30 निकालेंगे कितना है, 70 आएगा। अब 70 का 30% कितना लाभ है, 21 है। तो यहाँ लाभ कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, बराबर 27 बराबर 3। तो सीपी निकालना है तो 70 और कितना 210 आ गया आंसर हमारा।